चलिए, लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। आपका ये चैप्टर है, ठीक है। क्या चैप्टर है भैया आपका ये? हाँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? वर्ड आया है नेशनलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? इस जो जैसे में जो कंट्री होती है, मैं कंट्री ये भी सामान सामान किसका सामान? हमारे कंट्री ये हाँ, कंट्री से क्या रिलेटेड है? नेशनल तो हो गया ऐसा कुछ हैं? Yes. So what is this? This is the chapter name, The Rise of Nationalism in Europe. Sorry. So the term here comes, that is what? Nationalism. So nationalism means one's feeling for the country. और इसमें भी क्या आएगा? पेट्रियोटिक। कैसी? राइट। तो किसी की इस तरीके की फीलिंग्स, राइट, किसी अपने कंट्री के लिए, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, राइट। तो ये सब कहाँ से आया यूरोप के अंदर? नेशनलिज्म ये सब कहाँ से आया? फ्रांस से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया चारों तरफ फैला, राइट। चारों तरफ फैलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे लोग बात क्या करने लगे? अब नेशनलिज्म की बात करने लगे, राइट। तो कहाँ से आया सर? फ्रेंच रेवोल्यूशन से सब आया। अगर तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से, nationalism is a feeling of belonging and loyalty that causes people to think of themselves as a nation. तो लोग क्या करते हैं लोग ये फील करते हैं, राइट, कि भाई हम लॉयल हैं अपने कंट्री के प्रति, अपने कंट्री के लिए सब कुछ कर रहे हैं, राइट। और वो अपने आप को क्या समझते हैं? एक नेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? नेशन समझते हैं, ठीक है। अच्छा, नेशन कैसे बनता है? चलिए आपसे बात कर लीजिए थोड़ी। हाउ अ नेशन इज फॉर्म्ड? नेशन कैसे बनता है? by combining cities, nations or city countries. कंट्रीज। अच्छा, कंट्री नेशन एक ही चीज होती है? No, by combining them. कंबाइन। अच्छा, ओ भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ पंजाबी नेशन, पंजाबी नेशन। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ बिहारी नेशन, बिहारी नेशन। क्या मतलब है बताओ? कुछ भी जबरदस्ती। पंजाबी नेशन मीन्स द पीपल दे आर स्पीकिंग पंजाबी लैंग्वेज, दे हैव पंजाबी कल्चर, ओके, understood? Bihari nation means the people they are speaking Bihari language, they have their own common culture, the traditions, okay, common beliefs. So वो क्या है? नेशन। तो नेशन और स्टेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप इसको हल्के में डालें। क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा, दिखा देता हूँ भी आपको एक चीज और। जब आपने पूछ ही लिया है, what is the difference between nation and a state? So nation क्या है? It is a group of people, right? Nation क्या है? With a common language, history and culture, and usually geographic territory. अच्छा, स्टेट क्या है? एसोसिएशन है लोगों का, उसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, लॉ है, परमानेंट टेरिटोरियल बाउंड्री है, सॉवरेनिटी है, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नेशन एंड अ स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशन एंड अ स्टेट, ओके। सो नेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन? बोलो।
ग्रुप ऑफ पीपल होता है तो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जो होता है ये रीजन से वो फॉलो करते हैं रिलीजन, हाँ कॉमन हिस्ट्री सेम होती है, उनकी जो लैंग्वेज तो वो भी सेम। चलिए यहाँ देखिए आप, ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी नेशनलिज्म वाज अ पावरफुल फोर्स दैट कुड क्रिएट क्या हुई, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी नेशनलिज्म क्या है, बहुत पावरफुल फोर्स थी, दैट कुड क्रिएट, वो क्या क्रिएट कर सकती थी, वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेट कंट्रीज, मतलब उसने क्या किया, बहुत सारे नेशंस को आपस में मिला दिया, ठीक है, और क्या बना दिए, कंट्रीज बना दिए। जैसे एग्जांपल ले लिया आपकी, इटली बन गई, जर्मनी बन गई, ठीक है। तो इटली और जर्मनी का बनना क्या है, एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसको भी हम बात करेंगे, राइट। लेकिन 19th और 20th सेंचुरी में जो सबसे पावरफुल टूल था वो क्या था, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, क्या थी, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्या था भाई, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताएगा प्लीज। So the feeling of nationalism was a powerful force that could create one nation from many separate countries, बहुत सारे separate countries से क्या बनाया उन्होंने, एक नेशन। तो जैसे इटली बन गई, उस समय जर्मनी बन गई, ये नहीं थे। दूसरी बात क्या थी, ब्रेक वन नेशन अप टू मैनी कंट्रीज, और ऐसा भी था कि अगर कोई एक नेशन था उसको उसने ब्रेक करके बहुत सारे कंट्रीज बना दिए, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये सब बने, ठीक है, ये टूट गए, ये टूट करके बने और ये मिल करके बने, समझे भाई। ये डिसइंटीग्रेशन था, ठीक है, नीचे वाला क्या है, ये डिसइंटीग्रेशन, और ऊपर वाला क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन मीन्स टूटना। बात समझ में आई, क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत तो बताओ भाई, ठीक है। बहुत शॉर्ट में इसको हम वाइंड अप करेंगे, देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो उसको ध्यान से देखते रहो आप। नेक्स्ट है यूरोपियन सोसाइटी। नाउ लेट अस डिस्कस द यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी में क्या था, वहाँ पे अपर क्लास थी, लोअर क्लास थी, और लोअर क्लास के बाद थी आपकी अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। अगर क्लास की बात करूँ तो अपर क्लास एंड लोअर क्लास। तो अपर क्लास में क्या था,
द लैंड एरिस्टोक्रेसी वर डोमिनेटिंग ग्रुप। तो जिनके पास जमीनें थी दे वर कॉल्ड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ओके, दे वर डोमिनेटिंग ग्रुप, तो उनकी चलती थी वहाँ, वो डोमिनेटिंग ग्रुप थे, वो राज करते थे। ठीक है, जैसे तुम भी क्या करते हो, राज करते हो, पढ़ाई पे राज चल रहा है तुम्हारा आजकल, है ना। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट, उनका कॉमन इंटरेस्ट था और उनका एक कॉमन लाइफस्टाइल भी था। दे ओन लार्ज कंट्री स्टेट्स, तो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी उनके पास। ठीक है, एंड टाउन हाउसेस, और जो नगर थे वहाँ उनके क्या थे, नगरों में घर होते थे, बड़े बड़े घर होते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम स्पीक फ्रेंच, कॉमन बात ये थी कि ज़्यादातर लोग उनमें से फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक, अच्छा, ये संख्या में क्या थे, कम, अपर क्लास की थी संख्या में कम, देयर पॉपुलेशन इज लेस। ओके, लोअर क्लास की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर। क्या मतलब होता है, फार्मर। तो ये ज्यादातर फार्मर थे, किसान लोग थे। मोस्ट ऑफ देम वर लैंडलेस, लेकिन ज्यादातर ऐसे थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। एंड दे वर्कड एज अ सर्फ, तो वो नौकर की तरह काम करते थे। ठीक है, समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट तो बताएं प्लीज, क्या पढ़ा आपने, बोलिए। यू हैव स्टडीड, देयर वर टू क्लासेस, कौन कौन सी? लोअर क्लास और एक वो हाई क्लास। हाई क्लास तो नहीं दी, हाई क्लास तो 10th क्लास को कहते हैं। हाँ, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। बताओ भाई, अभी नींद आ रही है सुबह सुबह जो है, अभी ये भी नहीं, अभी वही बताया मैंने कि एक लोअर क्लास थी, एक अपर क्लास थी। तू भी रात भर सारा उस पे एक टांग पर खड़े थे क्या रात भर? सोए नहीं क्या? क्या समझ में आया? दो क्लास थी, अपर क्लास लोअर क्लास। हाँ, अपर क्लास थी और एक दूसरी क्या थी, लोअर क्लास। में कोई समझ नहीं लगाना पड़ेगा। चलो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, क्या इसे बैठ के देखो। सो द फर्स्ट क्लास इज अपर क्लास। अपर क्लास हैज लो पॉपुलेशन, लोअर क्लास हैज हाई पॉपुलेशन, more population. Okay, their population rate is more. But the interesting thing is that the upper class is the land owner. ठीक है, ये सभी क्या थे, लैंड ओनर थे। लेकिन जो लोअर क्लास थी वो क्या थे, दे वर्क्स एज अ सर्वेंट, दे वर स्मॉल पीजेंट्स और समटाइम्स लैंडलेस पीजेंट्स आल्सो। क्लियर है? यस। सॉरी। यहाँ तक कोई समस्या तो बताएं प्लीज। अरे ये क्या होता है?
नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इन विच ईयर इट स्टार्टेड? यस, 1789। हाँ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। 1789। फ्रांस वाज अ फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट। तो उस समय जो फ्रांस है वो पूरा फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था, लेकिन उस समय जो रूल था 1789 में वो किसका था? लुइस 16 का। किसका था? लुइस 16। लुइस 16। ठीक, लुइस 16 was the king at that time. Political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy body to French citizen. तो अब देखिए, पहले जब लुइस 16 वहाँ पे बैठा था, ठीक है, तो एक क्या था, मोनार्क था, राइट। वहाँ पे कोई क्या नहीं थी, सिटीजनशिप वगैरह, मतलब इस तरीके से आपका डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। सो यहाँ पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई 1789 में, सो देयर वर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं घटी, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, राजा को मार दिया गया, रानी को मार दिया गया, और आपकी जो ये मोनार्की सिस्टम है ये ट्रांसफर होकर के क्या हो गया, फ्रेंच सिटीजनशिप, राइट। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो क्या बन गई, अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स बन गई, यानी इसके बाद यहाँ पे क्या आ गई, डेमोक्रेसी। क्या आ गई, डेमोक्रेसी। तो आपने मोनार्किकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम में कन्वर्ट किया फ्रांस के अंदर, और इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये आइडिया रहा है, द आइडिया ऑफ नेशन। ओके, द नेशनलिज्म जो फैला है उसी की वजह से फ्रांस में क्या आई है, क्रांति आई है। क्रांति को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। तो आप समझने की कोशिश करिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। At that time, France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of a monarch. The name of the monarch was Louis XVI. Political and constitutional changes. देखिए, दो प्रकार के चेंज आए वहाँ पे, एक तो पॉलिटिकल चेंज आया और दूसरा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया। रूल्स आप जानते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन एक वो सेट ऑफ रूल्स है। हाँ, सेट ऑफ रूल्स to govern the country, to govern the country, ठीक है, and all follow it, all follow it, सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, सुप्रीम लॉ है। क्या है, सुप्रीम लॉ, यानी उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है, वो सबका बाप है, राइट, दैट इज व्हाट, सुप्रीम लॉ। बात यहाँ तक क्लियर है भाई आपको, क्या समझ में आया है? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका जो आइडिया अभी आप समझ, फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उस समय फ्रांस फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था अंडर द रूल ऑफ अ मोनार्क नेम लुइस 16। तो यहाँ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, दैट केम इन वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द, तो उसके बाद क्या हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसकी वजह से जो सॉवरेनिटी है, अच्छा सॉवरेनिटी क्या होती है, क्यों भाई, व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड, सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी होती है कि मेरी पावर है, मुझे अगर अपने देश में रूल बनाना है तो मुझे दूसरे देश से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आई एम फ्री टू मेक माई ओन रूल्स इन माई कंट्री एंड रन माई एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रीडम भी करता हूँ। फ्रीडम नहीं होता, फ्रीडम अलग होता है। सो various practices adopted to develop a sense of collective identity among the people। तो बहुत सारी ऐसी practices की गई जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हम क्या हैं, हम कॉमन हैं, we have a common identity। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मिशन टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, तो उसके बाद फिर एक नया मिशन चलाया, हमने यूरोप को आज़ाद कराया, ठीक है, किससे, डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म समझते हैं आप, तानाशाही रूल, ठीक है, जहाँ लोगों के राइट्स की बात नहीं होती है, सिर्फ किंग की चलती है। सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स, जैकोबियन क्लब बनाए गए, अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
जैकोबियन क्लब्स बनाए गए, एजुकेशनल मिडिल क्लास रखी गई, उसमें जो उसके मेंबर्स थे वो कौन थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थी और स्टूडेंट्स थे, ठीक है, राइट, यूरोप के। इट ऑल्सो पावर्ड रेवोल्यूशन इन यूरोप, तो इसने पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन को क्या कर दिया, पावर अप कर दिया, क्या कर दिया, बात समझ में आई भी यहाँ तक, क्या जो उसमें था पावर हो गया, हाँ पावर हो गया, क्लियर है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ना, तो यहाँ पे लापत्री मीन्स द फादरलैंड, लापत्री मीन्स द फादरलैंड एंड ली सिटीजन द सिटीजन वर एम्फेसाइज्ड, इन एम्फेसाइज मीन्स इस पे बहुत जोर दिया गया, इस चीज पे जो है बहुत जोर दिया गया, क्या चीज थी वो, ली सिटीजन द सिटीजन्स, कि हम सिटीजन्स हैं, और लापत्री मीन्स द फादरलैंड, ये दो आइडियाज थे, ठीक है, कितने आइडियाज थे, दो, तीन तो नहीं लिखे हैं, देखिए दो लिखे हैं कि तीन, दो ही है मेरे ख्याल से, जो बोल्ड लेटर्स में है, लापत्री एंड ली सिटीजन, दे वर एम्फसाइज्ड, इन पे जोर दिया गया, एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीजन्स एंजॉयिंग इक्वल राइट्स, और नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसके अंडर जो नए सिटीजन्स हैं वो इक्वल राइट्स को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। अ ट्री कलर अडॉप्टेड अ ट्री कलर एज अ फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग द रॉयल स्टैंडर्ड्स, और ये जो आप झंडा देख रहे हैं काला लाल पीला, ये नया झंडा बनाया गया, ठीक है, पहले दूसरा था उसको रिप्लेस किया गया, ठीक। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए गीत बनाए गए, ओथ्स वर टेकन, हाइम्स समझते हैं ना, जैसे हम जय गणेश ऐसे, है ना, तो न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ ली गई, एंड मार्टियर्स वर रिमेम्बर्ड, और जो लोग शहीद हो गए थे उनको याद किया गया, इन द नेम ऑफ नेशन, नेशन की याद में, राइट। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, एक नया सिस्टम आया, किसका, वेट्स एंड मेजर्स का, और सबसे बड़ा जो उसमें रोल है वो किसका था, नेपोलियन का, उसने यहाँ नया सिस्टम लाया था वो, ठीक है। दूसरी बात, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्मलाइज्ड, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्मलाइज किया गया। फ्रेंच बिकेम ए नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डेलिकेट्स, और जो अलग अलग इलाकों में बोलने वाली जो बोलियां थी, क्या थी, बोलियां, दे वर डिस्करेज्ड, उनको मना कर दिया गया, इनको क्या कर दिया गया, मना कर दिया कि भाई लोकल भाषा नहीं बोलनी है, आपको कौन सी भाषा बोलनी है, फ्रेंच, समझ में आया। इमेजनरी फीमेल एलोगरीज वर यूज्ड टू शो नेशन सच एज मैरियाना, तो जैसे हमारे यहाँ क्या बनता है, भारत माता, फोटो है, तस्वीर है पूरा है, तो इनके यहाँ क्या बनाया गया, मैरियाना,
जर्मेनिया, मैरियाना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होती है, फीमेल एलिगोरीज, क्या होती है, फीमेल एलिगोरीज। फीमेल पूछ पूछ कर रहा बेटे, इसको पूरा पढ़।
रिचार्ज भी हो गया होगा। चलिए अब देखिए, अब आपके पास क्या आता है, नेपोलियनिक कोड आते हैं। क्या आते हैं? नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड हम बोलते हैं सिविल कोड्स। क्या बोलते हैं? सिविल कोड्स ऑफ 1804, क्योंकि 1804 में नेपोलियन आया था, उसने कुछ अपने नए कानून, नए कोड्स जो है यहाँ पे दिए थे। ठीक है भाई, बात समझ में आई है? ये सब से पहला है प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एबोलिशन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड। तो जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस क्या थे उस समय? फ्रांस के अंदर जो है 3 स्टेट होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। पहला स्टेट और सेकंड स्टेट, नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाँ, तो जल्दी सुना था ना, हैबिट डालो, कल से सुनवा दूंगा तुम्हें जल्दी। याद सुनो, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट टैक्स नहीं देता था, ठीक है। ओनली थर्ड स्टेट दैट कंप्राइज ऑफ पीजेंट्स दे पे द टैक्स। तो ये क्या था? बाय बर्थ था, ये प्रिविलेज था। तो नेपोलियन ने आते ही सबसे पहले इसको हटाया। एबॉलिश मींस उसको खत्म कर देना, राइट। सो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, ध्यान से देखो, प्रिविलेजेस बेस्ड, गर्दन छोड़ दो, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ वर एबॉलिश्ड एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। और इक्वालिटी एस्टैब्लिश की गई कि सभी लोग क्या हैं? दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। सेकंड थिंग इज राइट टू प्रॉपर्टी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया? उसको बनाया गया कि भाई हर किसी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, ठीक है। एंड फ्यूडल सिस्टम जो था तो उसको क्या कर दिया गया? एबॉलिश्ड, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड, और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी उनको सिंप्लीफाइड किया गया। पीजेंट्स गॉट फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। तो वहां पे उस समय 2 टाइप के टैक्स होते थे, सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। उनको भी क्या है? रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया। और पीजेंट्स को थोड़ी क्या मिल गई? फ्रीडम मिल गई, राइट। यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस। और नए लॉ आए, नया स्टैंडर्ड आया, किसका? वेट्स और मेजर्स का, ठीक है। कॉमन नेशनल करेंसी वाज अडॉप्टेड। एक कॉमन नेशनल करेंसी को अडॉप्ट किया गया। उस समय 30 करेंसीज होती थी। कितनी होती थी? 30 को काट करके सिर्फ क्या कर दिया गया? 2 करेंसीज, ओके। Guilds restrictions in towns were removed and transport and communications were imposed। तो और जो टाउन्स के अंदर क्या होते थे? Guilds restrictions होते थे, उनको क्या किया गया? हटा दिया गया। और नया कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किया गया। आपको यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है, What were guild restrictions? Explain guild restrictions। तो guild restrictions refers to the regulations and limitations imposed by guilds on specific trade and occupation during medieval Europe. These restrictions aim to maintain quality control, entry into the trade and protect the interest of guilds। तो ये क्या होता था? guild restrictions अगर आप देखें ध्यान से, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन होता था जो हम लगाते थे किसी भी एसोसिएशन पे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड। जैसे मैंने कहा भाई कोई फोन है, वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, अरे फ़ोन है भाई, बढ़िया बिक रहा है, सस्ता है, तो बाकी सब कोई दूसरा फ़ोन खरीदेगा ही नहीं। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे भाई आप जो है इसकी सिर्फ इतनी यूनिट बनाएंगे, 6 यूनिट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नेपोलियन ने इस चीज़ को हटाया था करके वहाँ, और उसने मर्चेंट्स को, आर्टिसंस को और सबको फ्रीडम दिया था कि भाई अब आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो फ्रांस के अंदर भी क्या था? गुड रिस्ट्रिक्शंस थे in terms of trade and manufacturing। तो Napoleon introduced many measures। He removed guilds restrictions, allowed merchants succession। ओके, अब इसके एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो जल्दी अच्छे समझ में आएगा। एक बता देता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ गुइल्स रिस्ट्रिक्शंस। गुड्स लिख दिया, गुइल्स, GUILDS, गुइल्स। तो गुइल्स रिस्ट्रिक्शंस के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अगर आप इसको देखें इमेज के थ्रू, व्हाट आर गुइल्स रिस्ट्रिक्शंस, ये इस तरीके से नोटिस होता था, ठीक है। और इसमें उसके क्या लिखे होते थे? फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। अच्छा, एक ये भी बहुत अच्छा है, फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, राइट। सुनना ही बात क्या था? डिड अवे विद द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ। सो नहीं, इधर एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी, गुइल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड। तो मेन है इसमें गुइल्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो गुइल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या है? मोनोपोली over the trade, so it is difficult for the merchants to do trade with in the town, so they turned। तो मोनोपोली होती थी कि भाई कितना बेचना है, क्या करना है, so guild restrictions। तो guild restrictions क्या होते थे?
ट्रेड के ऊपर लगाए गए नियम कानून। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, जिससे दूसरे मर्चेंट्स को दुविधा होती थी अपना सामान बेचने खरीदने में। राइट, यहाँ तक कोई डाउट तो बताएं प्लीज। आगे आइए, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब 18th सेंचुरी तक देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। यूरोप में कंसेप्ट ही नहीं था। 18वीं सदी तक यूरोप में पता ही नहीं था कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन क्या, तो कुछ नहीं मालूम था। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड एरिस्टोक्रेसी। और आपको मैंने बताया था यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स का रूल था। वो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनके पास टाउन्स के अंदर घर थे। कहाँ, किसके अंदर घर थे? टाउन्स के अंदर है। टाउन समझते हैं आप? टाउन मोदी प्रोविंस सिटी है। वेरी गुड, अच्छा है। नगर समझते हैं आप? नगर नगर नहीं समझते हैं अब गांव समझते हैं। गांव, गांव से बड़ा क्या होता है? टाउन। टाउन है ना, टाउन, टाउन मीन्स नगर, है ना। सो सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स वर डोमिनेटेड एरिस्टोक्रेसी। टू द वेस्ट द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। टेनेंट्स क्या होते हैं? जो किराए पे रहते हैं। ठीक है, वेस्ट में जाएंगे तो जो जमीन है उसको जो फार्मिंग कर रहे हैं टेनेंट्स कर रहे थे, स्मॉल ओनर्स कर रहे थे। वाई ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप बाय वास्ट स्टेट्स व्हिच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। तो वहाँ पे सर्फ्स थे। तो दो तरीके के लोग वहाँ देखिए फैले हुए थे। अगर आप जाइए, किधर जाइएगा आप? वेस्ट में, तो वेस्ट में आपको सारे टेनेंट्स मिलेंगे, किराए वाले, जो किराए में रह रहे हैं, किराए में जमीन खरीद रहे हैं और खेती कर रहे हैं। राइट, जबकि आप जब ईस्ट और सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, बड़े बड़े जमीनें हैं, वहाँ सर्फ हैं। कौन है? सर्फ, SERF, सर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ वर्किंग एंड मिडिल क्लास ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी। अच्छा, क्या हुआ 19th सेंचुरी में? बहुत से लोगों ने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। अब इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो काम करने के लिए कौन चाहिए? लोग चाहिए। तो लोग जो है वर्किंग क्लास बन करके इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करने लगे। समझे? यहाँ देखिए, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पॉपुलराइजेशन एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पे लिबरल मिडिल क्लास पॉपुलराइज्ड हुई, एबोलिशन हुआ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का। किसका? एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का। बात समझ में आ गई है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना जरूरी है कि व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। अच्छा, पूरा ही ऐसे है। चलिए देखिए, यहाँ क्या है, इन पॉलिटिकल स्फीयर, अगर आप पॉलिटिकल स्फीयर में बात करो लिबरल नेशनलिज्म की, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सब कंसेंट होता है सहमति। कंसेंट क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे को फुटबॉल खेलना है, अपना कंसेंट दो, तो आपने कहा मैं एग्री हूं, लाओ साइन करवाओ, आपने अपना कंसेंट दे दिया। समझे आप? सो गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यहाँ क्या था? इसमें इकोनॉमिक स्फीयर में नेशनलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर मार्केट। ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल स्फीयर में एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या हुई थी? खत्म। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको क्या कर दिया गया? खत्म। इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश की गई। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे गवर्नमेंट में आते थे थ्रू किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर में जाइए आप, फ्रीडम फॉर मार्केट्स, मार्केट्स के लिए क्या मिल गई? फ्रीडम मिल गई। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, और स्टेट ने जो क्या लगाए हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, उनको हटा दिया गया। तो जो मूवमेंट है गुड्स का, कैपिटल्स का, वो अच्छा हो गया। इसके लिए एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, एक कस्टम यूनियन बनाया था, उसका नाम था ज़ोलबरीन। क्या था? ज़ोलबरीन। क्या था? ज़ोलबरीन। कब बनाया है? 1834 में। राइट, The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। 30 अरे मान लो 10 रुपए का नोट है यार, आप उसको 30 अलग अलग प्रकार की करेंसी में लेके घूम रहे हैं, तो कोई बात है? बकवास बात है एकदम। तो कितनी कर दी उसने सब काट पीट के? 2। तो कितनी कटी? 28 कैंसिल हो गई। मैथ्स आता है ना आपको? हाँ, तो 30 में से 2 है 28, तो 28 खत्म कर दी गई, सिर्फ 2 रखी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद नया कंजर्वेटिज्म आया। ठीक है, तो क्या हुआ? आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन,
भाई नेपोलियन हार गया, और नेपोलियन हारा था बैटल ऑफ हाँ वाटरलू में, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है। सो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को कुछ चीजें अच्छी लगी नेपोलियन की कि भाई इसका जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट है और ये करेंसी का है और ये कुछ इसने बनाया है कोड्स अच्छे हैं, इनको अडॉप्ट कर लेते हैं, इनको ऐसे ही रखते हैं, बाकी अपना चलाते हैं, राइट। सो आफ्टर द डिफीट द यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ अब कंजर्वेटिज्म की फीलिंग आने लगी। तो जैसे ब्रिटेन है, रशिया है, पर्शिया है, ऑस्ट्रिया है, ड्रू अ ट्रीटी ऑफ वियना। तो उन्होंने एक ट्रीटी मींस संधि, ट्रीटी मींस संधि। अब जैसे मान लो कोई नदी है, दो कंट्रीज के बीच में बहती है, तो वहां ट्रीटी साइन होएगी, भाई देखो 40% पानी तुम यूज करोगे, 60% हम, बोलो तैयार हो कि नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। तो वो क्या है, ट्रीटी है, संधि। तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ। मेन मोटिव क्या था वहां पे, है ना, चेंजेस इनिशिएटेड बाय, तो मेन मोटिव था अनडू द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन जो करके गया था उसको वापस कर दो, उल्टा जो नेपोलियन ने किया था उसका क्या कर दो। अब मान लो जैसे आपने झाड़ू लगाई, आपकी बहन ने कूड़ा फैला दिया, तो अनडू हो गया आपका झाड़ू लगाना, समझ गए बात को। तो ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पे, द मेन मोटिव वाज टू अनडू द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन एंड टू रिस्टोर मोनार्की। वो फिर से मोनार्की सिस्टम लाना चाह रहे थे, राजा रानी वाला, है ना। चलिए अब देखिए इसमें इसको पढ़िए आप।
सो बेसिकली ये पढ़ रहे थे आप अभी, कंजर्वेटिज्म है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ बार्बन डायनेस्टी। बार्बन के बिस्किट आते हैं, 15 रुपए का पैकेट आता है, अभी भी आता है ना, बोन 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 जिसको बोलते हैं बोन बोन। सो यहाँ पे बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, फिर से वही आ गई। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक, जिन टेरिटरीज पे नेपोलियन ने कब्जा किया था उनको वापस ले लिया गया। तीसरी बात, प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ठीक है, तो फ्रेंच का जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा ना हो फ्यूचर में, उसके लिए स्टेट्स लगाए गए, क्या स्टेट्स बना दिए गए उसकी फ्रांस की टेरिटरी पे, उसकी बाउंड्री पे, किस पे, बाउंड्री पे, ठीक है। ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्दर्न, ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया किस पे कर ले कंट्रोल, नॉर्दर्न इटली पे, ऐसा प्रावधान किया गया, ठीक है। फिर पर्शिया एज ए गिवन टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सोनी, तो पर्शिया को क्या दिया गया, टेरिटरी दी गई वेस्टर्न बॉर्डर पे, उसमें सैक्सोनी भी था, ठीक है, राइट। छठा है नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 30, तो एक 39 स्टेट्स का जत्था था, पूरा ग्रुप था, उसको क्या बोलते थे हम, पढ़े, जर्मन कॉन्फेडरेशन, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, उसको नहीं छेड़ा बिल्कुल, वो ऐसे के ऐसे ही रखा गया। रशिया टू गेट पोलैंड, और रशिया को क्या लिखकर रशिया ने किस पे कब्जा कर लिया, पोलैंड, ठीक है भाई, 5 मिनट में आई है। आगे देखो, रेवोल्यूशनरीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीक्रेट सर्विसेज टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज। अब रेवोल्यूशनरीज कौन होता है, जो रेवोल्यूशन कराता है, ठीक है। हु इज रेवोल्यूशनरी, द पर्सन हु कंडक्ट द रेवोल्यूशन, राइट, जो क्रांति कराएगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, ठीक है, जो होस्ट करता है, होस्ट नहीं करता, जो पूरा लीड करता है उसको, मास्टरमाइंड, ठीक है। सेम बात नहीं होती, अलग होती है, यहाँ देखो सेम बात। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज द कंजर्वेटिज्म, ताकि नेशनलिज्म को फैलाया जा सके और कंजर्वेटिज्म को रोका जा सके, उसके लिए हमने, कौन थे, रेवोल्यूशनरीज थे। गिसिप मैजनी, पूरा नाम है गिसिप मैजनी, व्यूड, उसने क्या देखा, नेशन स्टेट देखा, उसने स्टेट नेशन नहीं देखा, उसने क्या देखा, नेशन स्टेट देखा, नेशन स्टेट क्या देखा है, पहले नेशन देखा फिर स्टेट नजर आया उसको। टू बी नेसेसरी एंड अपोज्ड मोनार्की, उसने कहा ये जरूरी है, और मोनार्की सिस्टम को, तानाशाही को क्या कर दो, अपोज कर दो, यानी कि कोई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, ओके। इंस्पायर्ड अदर सीक्रेट सोसाइटीज इन जर्मनी, तो इन्होंने दूसरे जो सोसाइटी थे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, उनको इंस्पायर किया, है ना। गिसिप मैजनी जॉइन वन सच सोसाइटी एट कार्बोनारी, ठीक है, तो ऐसी ही एक सोसाइटी को गिसिप मैजनी ने यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है, कहाँ पे, कार्बोनन में, कहाँ पे, कार्बोनन में। लेटर ही एस्टैब्लिश 2 मोर सोसाइटीज, उसके बाद उसने 2 और सोसाइटी बनाई। पहली सोसाइटी का नाम था यंग इटली मार्सलेस के अंदर, और दूसरी सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप बर्न के अंदर, ठीक है। कहाँ पे था भाई, यस, नींद आ रही है, हाँ, यंग यूरोप यंग इटली में था, नहीं, यंग इटली तो मार्सलेस में था और यंग यूरोप बर्न में था। क्या नाम है सोसाइटी का, हाँ, क्या नाम है सोसाइटी का, बेटे कल से कैमरा चला के ही सोना, तुम्हारा कुछ नहीं पता तुम क्या करते हो, सोते हो कि क्या करते हो, पता लगा रात में नाच रहे हो, तुम खड़े हो गए, कुछ तो थक गए हो तुम, अभी पढ़ाना है या नींद आई है, यहाँ देखो इधर, रात में लेट नहीं जागना है ज्यादा, जब बताया था मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा, अब तुम क्या है सब टाइम से 11 के आसपास। यहाँ देखो 2 सोसाइटी बनाई गई, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो यंग इटली कहाँ थी, मार्सलेस में, यंग यूरोप बर्न में। कंजर्वेटिव फ्राइटेंड बाय हिज मूव, और जो कंजर्वेटिव लोग थे, जिनकी जो विचारधारा है वो कंजर्वेटिव, तो वो उससे डरते थे। किससे डरते थे भाई, इसके मूव से। कौन है ये, गिसिप मैजनी। अब देखिए यहाँ पे जो रेवोल्यूशन आया है उसको हमने 3 भाग में बटाया, ठीक है, कैसे, 3 स्टेजेस हैं सॉरी। पहला है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग्स पहला भाग है। फिर है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यहाँ पे भूख आई, हार्डशिप हुई, क्रॉप फेलियर हो गए और पॉपुलर रिवोल्ट। उसके बाद
1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, और लिबरल्स की यहाँ पे रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे यहाँ, जहाँ से देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। ये क्या था? यूज ऑफ कल्चर टू क्रिएट आइडिया ऑफ नेशन। हमने अपने कल्चर का इस्तेमाल किया ताकि हम नेशन का आइडिया, किसका आइडिया? नेशन का आइडिया दिखा सके। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन एंड रीजन ऑफ द साइंस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, जो पोएट्स होते थे, वो अपनी कविताओं से, या आर्टिस्ट अपनी कलाओं से वो क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, कमियां निकालते थे किसके अंदर? कि भाई ये साइंस और ये जो रीजंस हैं ये सब बेकार है, ठीक है। ऐसा कौन करता था? रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स। कौन करता था? रोमांटिक आर्टिस्ट। हाँ, क्या करते थे? कमी निकालते थे। क्रिटिसाइज करना भाई कमी निकाल देना, किसमें? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस, कि भाई के ये रीजंस और साइंस कुछ नहीं, सब बेकार है, ठीक है। फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, और वो ज्यादा किस पे फोकस करते थे? इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे, मिस्टिकल फीलिंग्स पे, इन पे ज्यादा क्या था उसका फोकस था। दे यूज आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो नेशनलिस्ट फीलिंग को दिखाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने पोएट्री का भी इस्तेमाल किया, कहानियों का इस्तेमाल किया, म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया। देख लो, तीनों चीजों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, कलेक्टेड फोक लोर्स टू स्प्रेड नेशनलिज्म इवन अमंग इलिटरेट्स। तो कुछ लोग क्या थे? अनपढ़ थे, तो उनके अंदर वो चीज फीलिंग जगाने के लिए उन्होंने क्या किया? फोकलोर्स। फोकलोर्स क्या होते हैं? जो प्रचलित कथाएं होती है, जैसे जैसे हो गई किसी इलाके में कोई घटना घटी, जैसे बोलते हैं अरे वो ऐसे था, एक स्टोरी सुनी है आपने, हमारे गांव में जंगल था, उसमें एक राक्षस था। हाँ, वही। तो ये हर एरिया की अलग अलग होती है, ठीक है, दंत कथाएं जैसे बोलते हैं। तो इस तरीके से सो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड अ वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज इन पोलैंड केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो अगर आप देखें, भाषा का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया गया है। अब पोलिश भाषा यूज होती थी पोलैंड में, ठीक है, वहाँ समय रशियंस का रूल था, लेकिन भाषा कौन सी यूज कर रहे थे? वो पोलिश। तो ये एक तरीके का क्या है? साइन है, एक सिंबल है कि भाई देखो हम किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आई बात? सेकंड पार्ट देखिए इसका, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। 1830s के जो साल थे वो बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप थे यूरोप के लिए। तो पहले हाफ में अगर आप 19th सेंचुरी के देखते हैं तो बहुत सारा इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन के अंदर। पूरे यूरोप में जो पॉपुलेशन है बहुत दबा के बढ़ा। अब एक बात बताओ, आप अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? लोग घूमेंगे नहीं, जो भीड़ हो जाएगी, जो खाने की स्केर्सिटी जाएगी है, खाना खाने की खाने की स्केर्सिटी जाएगी। स्कैर्सिटी क्या होती है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्कार? लोग बढ़ रहे हैं, जो फूड की प्रोडक्शन है कम हो रही है। तो स्कैर्सिटी मींस एक टाइप से शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज। तो शॉर्टेज पे हम ना, शॉर्टेज। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, किसकी? खाने की, रहने की, एम्प्लॉयमेंट की, हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो क्या हुआ, जब यूरोप में ऐसा हुआ पहली 19th सेंचुरी में, तो एनॉर्मस इंक्रीज देखा हमने पॉपुलेशन के अंदर, राइट। तो लार्ज स्केल रूरल माइग्रेशन टू सिटीज एंड ओवर क्राउडेड सिटीज एंड रिड्यूस जॉब। देखिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं गाँव से शहर में आ गए। अब जब गाँव से व्यक्ति शहर में आएगा और बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा तो भीड़ हो जाएगी। भीड़ हो जाएगी तो रहने के लिए भी क्या होगा? जगह रही है, और जॉब भी क्या हो जाएगी? कम। और स्टिफ कंपटीशन होता था, हैंडमेड गुड्स एंड चीप मशीन मेड गुड्स, और बहुत ही स्टिफ कंपटीशन। कुछ लोग हाथ से गुड्स बना रहे हैं, कुछ मशीन से। भाई मान लो किसी ने फैक्ट्री लगाई है, वो अपनी फैक्ट्री के गुड्स बेच रहा है, उसको रेट कम करने पड़ गए, क्योंकि वहाँ कौन आ गया कंपटीशन में? हाथ से गुड्स बना के बेचने वाले। अब मान लो एक टोपा है, एक कैप है, वही कैप आप हाथ से बना रहे हो, वही कैप मशीन में बन रही है, प्राइस में अंतर है बस, ठीक है, समझ में? तो स्टिफ कंपटीशन था। Peasants burdened with feudal use as a rural area aristocracy was still enjoying the power। अच्छा, पीजेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत थी, अभी भी फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे, क्योंकि अभी भी जो पावर है वो एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में थी, क्योंकि सारी जमीनें उन्हीं की थी। समझ में आई बात? द राइज ऑफ फूड प्राइस इन द ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइडस्प्रेड पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड कंट्री। अब देखिए, आपकी जो फसल है वो खराब हो गई है, तो इसीलिए जो रेट है आपके फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया है?
वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म हो गया है टाउन और कंट्री में, बड़ी दुविधा हो गई है, ठीक है। तो हाँ एक वर्ड आया पॉपुलिज्म, PAPURISM, इसको देख लो ये क्या होता है, ठीक है। पॉपुलिज्म है ना, तो दिस इज पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म, इसमें कुछ नहीं बताया, व्हाट नॉनसेंस। स्पेलिंग देखो फिर से, कहाँ गया है? PAUPE, 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 RISM, पॉपुलिज्म, कागजीपन, पॉपुलिज्म कागजी है ना, कागजीपन। पॉपुलिज्म, पेपरिज्म। पेपरिज्म, अबे यार ये तो PAPU, स्पेलिंग गलत हो गई, पॉपुलिज्म नहीं दे रहा है, एक सेकेंड, PAUPERISM, PERISM, पॉपुलिज्म। क्या लिखा है भाई, अब देखो अब सही आया है, पॉपुलिज्म। मुफलिसी। मुफलिसी, अब मूंगफली मत पढ़ लेना इसको, मुफलिसी, मुफलिस, मुफलिसी। पॉपुलिज्म। चलिए इसको देखिए अभी आप। पीजेंट्स एंड वीवर्स रिवोल्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। तो पीजेंट्स और वीवर्स जो है उन्होंने रिवोल्ट किया और लुइस फिलिपी जो था उसको वहां से भागना पड़ा। फ्ली मीन्स छोड़ के भाग जाना, ठीक है, भगा देना उसको वहां से। फ्ली मीन्स भगा देना, समझ में आया है? तो भाग गया हाँ वहां से भाग गया, छोड़ के भाग गया। रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन 1848, French monarchy uprooted by the revolt of 1848 and republic had been proclaimed। तो फ्रेंच मोनार्की जो है अप्रूट कर दी गई थी, उसको उखाड़ दिया गया था 1848 में, और एक नया रिपब्लिक जो है, गणतंत्र जो है, उसको स्थापित किया गया। डिमांड ऑफ लिबरल मिडिल क्लास एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, और यहाँ डिमांड की गई लिबरल मिडिल क्लास द्वारा किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसने कहा कि हमें एक नेशनल यूनिफिकेशन दीजिए। तो जर्मनी के जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे, आर्टिसंस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम वोट करेंगे इस चीज़ के लिए कि जर्मन नेशनल असेंबली बने। इस चीज़ के लिए हम वोट करेंगे कि आपका क्या बने, जर्मन नेशनल असेंबली बने। सीधे बैठो, आँख खोल के बैठो। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है चर्च ऑफ सेंट पॉल में उसको ऑर्गेनाइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्किक सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ऑर्गेनाइजेशन हुआ चर्च ऑफ, कहाँ पे हुआ है, चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ड्राफ्टिंग हुई, ठीक है, और जर्मन नेशन टू बी हीडेड, उसको कौन हीड करेगा, बाय अ मोनार्किकल सब्जेक्ट हुआ पार्लियामेंट। ऑफर्ड द क्राउन टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, और ये जो क्राउन है, जो ताज है सिर में, ए सीधे बड़ो, डोंट स्लीप, नहीं यहाँ देखो इधर, तो जो ताज है सिर पे जो पहनाया जाएगा वो किसको दिया गया, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को। वो कौन है, किंग है पर्सिया के। ही रिजेक्टेड जॉइन द अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, तो उसने बाकी जो मोनार्क थे उनको ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा था, टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, इलेक्टेड असेंबली को अपोज करना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद सोशल बेस जो पार्लियामेंट का है उसको शिफ्ट किया गया, मिडिल क्लास डोमिनेंस आया, लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ वर्कर एंड आर्टिसंस, यहाँ पे वर्कर्स और आर्टिसंस का सपोर्ट नहीं मिला। पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए गए, वुमेन्स फॉर पॉलिटिकल राइट्स आए, कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस करने लगी लिबरल्स को। फियरिंग द फ्यूचर रेवोल्यूशन मोनार्क इंट्रोड्यूस चेंज। अब ये सब देखते हुए, भविष्य को देखते हुए घबरा गए, ये उन्होंने क्या किया, चेंज इंट्रोड्यूस किया। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर एबोलिश, तो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को हटा दिया गया। समझ में आई बात, याद है? सेल्फ क्या, सर्फडम, ड्यूज होते थे ना, चार्जेस होते थे, सेल्फ SERF, सर्फडम, सेल्फ सर्फडम, सेल्फ सेल्फ नहीं। अब देखिए इसमें
क्या है, मेकिंग ऑफ जर्मनी की घटना आती है इसमें, जर्मनी कैसे बनी। तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए 1848 के अंदर कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है फ्रैंकफर्ट में, उसको क्या किया गया, दबाया गया। किसके द्वारा, मोनार्चिकल मिलिटेंट एंड जंकर्स के द्वारा, मिलिट्री और जंकर्स के द्वारा। आफ्टर द फेलियर जर्मन नेशनल असेंबली, पर्शियन चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ही टुक एंड लीड इन जर्मन यूनिफिकेशन, उसने इसको लिया और उसने जर्मन यूनिफिकेशन कराने की। तो 7 साल तक युद्ध चला। कितने साल तक, कितने युद्ध हुए, तीन युद्ध हुए, 7 साल तक हुए। किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, कंप्लीटेड जर्मनी इसके साथ, ठीक है। जापानीज तो है बाद में हैं, आप बता रहे अभी। रशियन किंग विलियम वेर ही बिकेम द एम्परर ऑफ यूनाइटेड जर्मन्स, और करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम जो है वो लीगलाइज हो गया। ऐसे ही इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। देखो 3 में से एक आएगा, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी, तीनों का यूनिफिकेशन पूछेगा वो। तो आपको ऐसे चीज याद करना है। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ये बहुत आता है, ठीक है। विच ओनली सर्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन, बस इनमें से एक पे, सर्डिनिया पिडमोंट पे इटालियन डायनेस्टी का रूल था। आइडियाज ऑफ इटली यूनिफिकेशन वाज गिवन बाय गिसेप मैजनी, यहाँ जो आइडियाज हैं वो किसके थे, गिसेप मैजनी के थे। उसकी सीक्रेट सोसाइटीज थी यंग इटली के अंदर, यंग इटली एंड यंग यूरोप मैंने बताया था, ठीक है। आफ्टर हिज फेलियर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1831 1848 द लैंड वाज टेकन बाय द किंग ऑफ सर्डिनिया, उसके बाद ये किसके पास गई, किंग ऑफ सर्डिनिया के पास, उसका नाम था विक्टर एम्योल सेकंड। क्या था, है ना, चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे सर्डिनिया के, काउंट कैवियोल। उन्होंने यूनिफिकेशन कराया बाय डिप्लोमेटिक एलियंसेस विद फ्रांस, एंड उसने ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी उसको हराया और नॉर्दर्न टेरिटरीज को कैप्चर किया। फिर सदर्न पार्ट्स में आ जाइए, वहाँ गिसिप गैरिबाल्डी थे। ही लेड टू द मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग पीसेंट्स, अच्छा इसको हम हीरो ऑफ रेड कैप्स भी बोलते हैं। तो ये किसानों का मसीहा था गिसिप गैरिबाल्डी, ठीक है। गैरिबाल्डी गरीबानी, गरीबा कुछ नहीं होता है, यहाँ देखिए, गरीबा तो तुम कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। He led to the movement by involving the local peasants supported by the Drawing Spanish rule, तो वहाँ से लोकल पीजेंट्स की मदद से उन्होंने स्पेनिश रूलर को खदेड़ दिया था, भगा दिया था। दिस प्रोसेस ऑफ इसको फिर हमने विक्टर एम्यूल सेकंड को किंग बना करके कंप्लीट किया। बात समझ में आई भी। उसके बाद देखिए ओटोमन बिस्मार्क है, ये गिसिप मैजनी है, ठीक है। स्ट्रेन केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का स्ट्रेन केस हम अभी पढ़ेंगे, जितना मैंने अभी तक बताया है
देखो, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ? नो ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पे, इंग्लिश बोलने वाले, वेलिश बोलने वाले, स्कॉटिश भाषा बोलने वाले, ठीक है? हाँ, 18th सेंचुरी से पहले, ठीक है? 18 से पहले क्या आता है? 17 से पहले क्या आता है? 16। तो उनसे सबसे पहले की बात हो रही है, ठीक है? क्या था? इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग थे, वेलिश भाषा बोलने वाले लोग थे, स्कॉटिश भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन ऐसे कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था वहाँ, ठीक है? सो इनहेबिटेंट्स ब्रिटिश इज हैविंग देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल बेस। तो उनका अपना ही एक कल्चरल और पॉलिटिकल बेस होता था। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशंस, वेल्थ एंड पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड मोनार्की इन 1688। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रोथ हुई किसकी? इंग्लिश नेशंस की, वेल्थ की, पावर की, है ना? इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द मोनार्की। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर दिया मोनार्की को 1688 में। फिर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ, किस किस के बीच? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के। तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इस चीज को बनाया। एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 किस किस के बीच हुआ? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। किस किस के बीच हुआ? हाँ, तो उससे क्या बना? यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ओके। फिर सिस्टमैटिक सेपरेशंस आए। कहाँ से सेपरेशन? मींस दबाव डालना। किसने डाला? स्कॉटिश कल्चर का, भाषा का, स्कॉटिश की कल्चर, लैंग्वेज बाय इंग्लिश ने क्या किया? सिस्टमैटिक सेपरेशन हुआ। किसका? स्कॉटिश कल्चर का और भाषा का। किसने किया वो सेपरेशन? इंग्लिश। तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजों ने दबाना शुरू कर दिया। जो स्कॉटलैंड है, वहाँ की जो भाषा है, जो कल्चर है, उसको दबाना शुरू कर दिया। Many were driven out of their homeland, और कुछ को तो वहाँ से भगा ही दिया, है ना? So Britain helped, तो ब्रिटिश हेल्प प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड। और एक काम किया यहाँ पे, यहाँ जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो कैथोलिक्स के अगेंस्ट थे आयरलैंड के, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हेल्प किया। क्या किया? हेल्प किया। लेटर कैथोलिक रिवोल्ट एज सप्रेस्ड। लेकिन फिर बाद में जो कैथोलिक है, उन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट समझते हैं आप? रिवोल्ट करना मतलब होता है क्रांति करना। नहीं, दंगा अलग होता है। हाँ, रिवोल्ट करना है, समझ लो। फिर 1801 में आयरलैंड वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड फोर्सिबली इनटू, उसके बाद फिर आयरलैंड को भी मिला दिया गया किसमें? यूनाइटेड किंगडम में। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे देखिए, विजुअलाइजिंग नेशन। आप नेशन को कैसे देखते हैं? नेशन, विजुअलाइजिंग नेशन। नेशन बिगेन टू बी पोर्ट्रेट एज फीमेल। अब नेशन को हम दिखाने लगे एक मूर्ति बना करके, पोर्ट्रेट करके, कैसे? फीमेल फिगर्स। उसको क्या बोलते थे हम? एलिगोरी। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे एलिगोरी है ना? जैसे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, टू वर पर्सोनिफाइड। इनका हम क्या करने लगे? मानवीकरण करने लगे, पर्सोनिफिकेशन करने लगे एज अ फीमेल एलिगोरीज, ठीक है? तो उनको कहाँ लगाते थे हम? एट द स्क्वायर्स, ठीक है? चौराहे में लगाते थे। एट टू मार्क ऑफ नेशनल यूनिटी। आप जाते हैं ना, जैसे कोई चौक आता है, उसका नाम होता है, उस पे एक एलिगोरी दिखेगी आपको। फ्लैग होता है, कंट्री फ्लैग होता है। नहीं, चौराहे में जाएंगे, चौराहे में जाएंगे ना, क्रॉस रोड में, कहीं आपको घोड़े पे बैठा हुआ कोई दिखेगा, कहीं किसी की मूर्ति दिखेगी, कहीं कुछ दिखेगा। देखा आपने? मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आप चौक देखिए आप। एलिगोरीज फाउंड ऑन द क्रॉस रोड्स, है ना? तो अगर आप देखेंगे ऐसे, तो देखिए जैसे ये है, कोई चौराहा है, कहीं किसी ने ये इस तरीके का लगा दिया, है ना, कि कुछ ऐसे लटका दिया, राइट? तो यहाँ भी आप घूमेंगे ना अपनी सिटी में, तो आपको दिखने को दिखेगा, ठीक है? समझ में आई बात? आगे आइए। अब इसमें कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू कैरीड देयर इमेजेस। सिक्कों पे, स्टैम्प्स पे उनकी इमेजेस आने लगी। अब मैरियाना रिपब्लिक ऑफ फ्रांस है, और जर्मेनिया जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? तो दोनों को आप याद रखेंगे, मैरियाना और जर्मेनिया, राइट? हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भयंकर आता है इसमें बल्कन एरिया का इशू, ठीक है? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, बल्कन इश्यूज। Balkan became the source of nationalist tensions in Europe after 1871. 1871 के बाद बल्कन, क्वेश्चन यही आएगा आपको बोर्ड में।
कि इस एरिया के ऊपर युद्ध क्यों हुए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल था, तो हर कोई चाहता था कि इस पावरफुल एरिया को कैप्चर करके हम भी पावरफुल हो जाएं, कैसे powerful? है ना, बताएंगे अभी। Balkan became the source of nationalist tensions in Europe in after 1800. It was a region of geographical and ethnic variation. यहाँ पे geographical और ethnic variations थी, अलग अलग वैरायटी के लोग भी रहते थे। Inhabited by slaves and was under the control of Ottoman Empire. ये किसके कंट्रोल में था? Ottoman Empire। और यहाँ पे ज़्यादातर जो गुलाम लोग रहते थे। Idea of nationalism swept over entire Balkan region. अब वहाँ पे भी क्या हुआ? नेशनलिज्म के आइडिया ने उसको भी क्या कर दिया? Swept कर दिया। है ना। One of the different nationalities declared their independence through struggle. तो काफी सारे स्ट्रगल हुए, ये आपस में ही लड़ पड़े। ये वाली जो हाँ, ये बल्कन्स वाले आपस में ही लड़ पड़े और फिर क्या हुआ यहाँ पे? इंडिपेंडेंस घोषित हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? It became the area of conflict among nationalities and later became one of the cause of First World War. तो यहीं से कहते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसका जो कारण था वो यही था, बल्कन एरिया था। Each state developed jealousy, हर एक स्टेट जेलस हो गया एक दूसरे से और उसने कहा मैं इस पे कैप्चर कर लूँ, तुम उस पे कैप्चर कर लो, आपस में ही लड़ मरे सब। यूरोपियन पावर्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन, और जो यूरोप की पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स ने उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। दे वर स्ट्रगलिंग टू प्रूव देयर ट्रेड एंड मिलिट्री माइटी ओवर द अदर, तो वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे थे, वो प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारा ट्रेड अच्छा है, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारी मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए वो आपस में लड़ पड़े। तो जैसे कंट्री है लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लिया किस पे? बल्कन एरिया पे। समझ में आया भाई? हाँ, एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुको जरा।